कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्तम। पक्की वाली बात। लॉक कर दिया जाए। चलो अब आप लोग कहते हैं तो मान लेते हैं आपकी बात। वैसे इच्छा तो है नहीं मानने की। पहली क्लास किसी की है इसमें? नहीं ना? अरे तोहरा कौन सा पहली क्लास? चलो। और तो कौन ना? एगो बच्चा आया तो था शायद। चला गया। बोला था ना कि 4 क्लास है। अच्छा, मतलब अब दूसरी बार आएगा नहीं पढ़ने। लक्षण नहीं है, विश्वास है। चलो। कहां तक पढ़ दिए थे बेटवा? 4.1 हो गया था शायद ना। चौथे पॉइंट का पहला पार्ट हो गया था ना। बहुत दांत निकाल रही है। चल, तो दूसरे पॉइंट से शुरुआत करें बेटा। चलो पढ़ते हैं। शेड्यूल आपको मिल ही गया था। ठीक है, अब उसी अकॉर्डिंग क्लास करते हैं हम लोग। और देखते हैं, झेलिए हमें आराम से, क्या कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और आज से इवनिंग वाली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। संध्या काल 7:30 बजे यूट्यूब लाइव। ओके। हाँ। चल। क्या हुआ? हाँ, MWF में 7:30 से 8:15 ही को। TTS में 7:30 से 8:15 मैथ्स। और संदीप सर की अकाउंट्स की क्लास 8:15 बजे, 8:30 बजे रात से डेली, एक्सक्लूडिंग संडे। संडे इज फॉर स्वास्थ्य लाभ, है कि नहीं? तो आज और कल तो मैं यहीं से लूंगा, उसके बाद आराम से घर से ही लिया करूंगा। कौन शाम में यहाँ पर आए, है कि नहीं? घर पे टेंशन फ्री है ना, पैजामा में भी बैठे हैं तो कौन सा टेंशन। और फिर उसके बाद डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का मजा भी अलग आता है कि नहीं? तो कल परसों के बाद से घर से ही करवाऊंगा। चलिए अब फोर्थ पॉइंट का सेकेंड पार्ट। 4 पॉइंट रोमन में लिख रहे थे ना बेटा हम लोग, तो चौथा का दूसरा पार्ट ऐसे ही लिखे थे ना। क्या हुआ? क्या बातचीत कर रहे हो भाई? क्या बात है, आज थोड़े से बच्चे ज्यादा लग रहे हैं। कुछ पर्व त्योहार है क्या, ज्यादा आ गए हो? और हमने तो कोई वादा भी नहीं किया कि समोसे वमोसे खिलाऊंगा। इससे हमारा दूर दूर तक का कोई संबंध तो है नहीं। क्या हुआ? अच्छा, कल का आउटस्टैंडिंग है, जलेबी खाना है ऐसी। अच्छा चलो, कल मेरी सबसे लास्ट क्लास होती है ना, तो चलो कल जलेबी खिला दूंगा। क्योंकि जलेबी बनता ही 3 साढ़े 3 बजे के बाद। यहाँ पे सारे दुकान वैसे ही बनाते हैं। उसको 26 जनवरी 15 अगस्त में तो सवेरे बनाते हैं, ऐसे नॉर्मल बनाते हैं। तो चलो कल जलेबी खिलाऊंगा, ऐसा मान के चलना। ठीक। और नहीं होगा तो कुछ क्या, 2-2 4-4 दाना चीनी का दे दिया करेंगे। मुंह ही तो मीठा होना चाहिए ना भाई। चलो। हैं, किस किसने झंडा तोलन करवाया था भाई? किसी ने कहा था? नहीं बेटा, वो तो झंडा तोलन कर भी नहीं सकता, रस्सी के साथ कूदे ऊपर चल जाएंगे। चलिए, तो पहला हम लोगों ने फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में देख लिया था। अब जो दूसरा है उसका नाम है बेटा मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। बेटा ऊपर में जब हमने लिखा था तो हमने लिखा था 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, और 4 बैंकों को बाद में नेशनलाइज किया गया था। सॉरी, 6 बैंकों को क्या कर दिया गया था? 1980 में नेशनलाइज किया गया था। इसका मतलब 1980 में भी फाइनेंशियल टर्म्स में किसी न किसी तरीके का बदलाव हुआ या नहीं हुआ बेटा?
कोई ना कोई चेंज हुआ था, तो इसलिए उसका क्या नाम दिया है हमने, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहला है बेटा इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। कि भाई पहले क्या था बेटा कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मिनिमम तुमको ये इंटरेस्ट का रेट रखना है, तुम मुझसे बिना पूछे किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, तो दिक्कतें क्रिएट होंगी या नहीं होंगे। तो अब क्या कर दिया गया, बैंकों को थोड़ी सी ये आजादी दिया गया कि आप अपने अनुसार रेट डिसाइड करें, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ, एक मैक्सिमम कैप होगा कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन कम तो रख ही सकते ना भाई। भाई जैसे आपको याद होगा एमएफएन के बारे में बताया था कि मैक्सिमम रेट हमने 20% तय कर दिया, कम लो आपकी मर्जी है। तो उसी को बैंकों को ये रेट डिसाइड करने के लिए क्या कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, छूट दे दिया गया कि आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि क्या इंटरेस्ट का रेट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बेसिस पे बात करनी है। तो इसी को क्या कहा हम लोग बेटा, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। फिर कहता है बेटा रिडक्शन इन कंट्रोल्स ऑन बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई का जो कंट्रोल हमारे बैंकों के ऊपर था उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कम किया गया। कि जो नकेल कस के पहले रखा था उसको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा कम कर दिया गया। ओपनिंग न्यू प्राइवेट बैंक्स, ताकि कंपटीशन क्या हो, बढ़े। कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप सहूलियत देंगे या नहीं देंगे, सुविधा देंगे या नहीं देंगे। तो ओपनिंग न्यू प्राइवेट बैंक्स। फिर कहता है रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, that is CRR, SLR in line with the recommendation of the, कौन सी कमेटी बेटा, शुरुआत में ही लिखवाया था, नरसिम्हा कमेटी। रिपोर्ट 1991। कि भाई जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स था इसमें भी क्या कर दी गई, कटौती। भाई अगर मान लीजिए कि आरबीआई बैंकों को कह देगा कि जो भी तुम्हारे पास पैसा है उसका 80% रिजर्व रखो, सिर्फ 20% से तुम लोन वगैरह दे सकते हो। और अगर ये बोलते कि नहीं सिर्फ 30% रिजर्व रखो, 70% लोन दे सकते हो, तो ज्यादा आजादी कहां पर होगा, 70% में ना। ठीक है, तो रिजर्व ये सीआरआर एसएलआर क्या होता है ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, मनी वाला में तो पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, नेक्स्ट लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। बेटा जैसे आपने टैरिफ वाले में पढ़े तो कि किसी और तरीके का अगर प्रोडक्ट बेचना था तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन बाद में क्या बोल दिया गया, अरे नहीं नहीं तुमने लाइसेंस ले लिया, कंपनी ने ले लिया, तुम किसी भी तरीके का प्रोडक्ट उससे रिलेटेड करो, कोई ऐतराज नहीं है। तो उसी तरीके से यहां पर भी बात हुई कि अगर आपको कोई बैंक का ब्रांच खोलना है तो पहले क्या था, उसके लिए लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत है। जितनी बार ब्रांच खोलेगा, जहां पे ब्रांच खोलेगा हर बार लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया बेटा, लिबरलाइज कर दिया कि ना भाई बैंकों को लाइसेंस मिल गया, आप जितना ब्रांच खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड लास्ट वन इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ
accounting were introduced, that is classification of assets. प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होता है समझ में आता है बेटा? अकाउंट्स में पढ़े होगे प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रोविजन फॉर ऑल लॉसेज। प्रॉफिट के लिए कभी प्रोविजन होता है? नहीं ना, तो लॉस के लिए प्रोविजन करते हैं। तो भाई इसी तरीके से हमें यहाँ पर बंटवारा करना पड़ेगा उसका ही नहीं, तो वो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये किसके अंतर्गत था बेटा? मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, 4.3 लिखिएगा बेटवा। रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट्स। अभी कुछ समय पहले हमने पिछली क्लास में इसका नाम भी लिया था, सेबी शब्द यूज आया था बेटा, किसको कंट्रोल करने के लिए? कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी को हम लोग कैपिटल मार्केट कहते या नहीं कहते बेटा? तो लिखिएगा द सेबी, सेबी का फुल फॉर्म ठीक है। अलग अलग कौन कौन अब फुल फॉर्म को लिख रहे हो, एब्रिविएशन को? मैंने बोला था ना जितनी क्लास में लिखा हूं उसको एक पेज एक रजिस्टर में लिखते चलना। क्या? अरे वो तो मैं तो दूंगा, ये भी तो बोला था एडिशनल जो यहाँ पर आ रहा है उसको अलग में लिखने के लिए। हाँ तो फिर काहे नहीं लिख रहे हो? बोले ही थे मैं दूं। मई 25 है ना बेटा? सीए फाउंडेशन मई 25 मई 25 मई 25 मई 25। बाबा से पंगा। ABBRE एब्रिविएशन। देखो ग्रुप में चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ 256 के भी हो चुका है, 384 के भी हो चुका है, 512 के भी हो चुका है, 624 हो चुका है, 752 हो चुका है, 880 का है बेटा। सात सौ बावन पे रुका हुआ है। सात सौ बावन पे आके अटक चुका है। बस 1 मिनट इंतजार कर लीजिए। जा बेटा जा। अरे कबूतर नहीं जा, PDF जा। अब क्या छत तोड़ के बाहर निकल जाए? 752 पे ही अटका पड़ा है। चल ले। अभी जाएगा अभी जाएगा। वाईफाई भी इतनी सी चल रही है ना।
दिक्कत ये, हाँ 880 चला गया। फाइनली तो ऐसे बोल रहा है जैसे पिछले जन्म में भेजे थे इस जन्म में पहुंचे हैं। चलिए, तो द सेबी was set up in 1988 and क्या बेटा? वो पहले होता था बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, एंड गिवन स्टेचुअरी रिकॉग्निशन इन 1992। यही बोला था ना कि 1988 में तो आया जरूर था, लेकिन लॉ कब बना था? याद है ना, मैंने बोला था कि सबसे पहले सिक्का एक्ट आया, उसको कंट्रोल करने के लिए सीसीआई, फिर 1988 में सेबी आया तो सीसीआई खत्म हो गया, फिर जैसे 92 में हमारा सेबी लॉ बना तो सिक्का भी साफ। ओके, या इससे ज्यादा इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत ना है। 4.4 द NIP न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लिखिएगा द, बेटा डायरेक्ट NIP लिख दोगे तो समझ जाओगे ना। द NIP announced by the government on July 1991। The NIP announced by the government on July 1991। डेट अगर लिखना हो ना बेटा तो लिख लेना 24 जुलाई, ताकि अगर तुम्हें कभी पूछ दे तो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट लिखिएगा बेटा, put an end on license राज। put an end on license राज कि सबसे पहले क्या कर दिया गया बेटा, लाइसेंस राज को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर लाइसेंस का एक बोझ था, तो शुरुआत में कुछ के ऊपर, फिर आगे चल के कुछ के ऊपर, इस तरीके से क्या होगा, उसको रिपील करना होगा, ये नहीं करना होगा, मतलब कैंसिल करना होगा, रिमूव करना होगा। तो जो भी लाइसेंस का प्रावधान था धीरे धीरे उसको क्या कर दिया गया बेटा, खत्म किया गया। तो लिखिएगा रिमूविंग लाइसेंस फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी से क्या कर दिया गया बेटा, रिमूव कर दिया गया। ओके, फिर कहता है सब्सिक्वेंटली
रिड्यूस टू 5। इस 5 वाले को अब ज्यादा ध्यान में रखना कि शुरुआत में तो 18 को छोड़कर बाकी से हटाया गया, जो अब घटते घटते कहां पर पहुंच गया बेटा, तो मतलब 5 को छोड़कर बाकी सभी पर से क्या कर दिया गया। आपको नाम वाम याद रखने की ऐसी जरूरत है नहीं, ठीक है, फिर भी अगर रखना हो तो लिख लेते हैं। पहला आर्म्स एंड एम्यूनिशन। भाई आर्म्स में से लाइसेंस कभी हटा पाएगा क्या? आज अमेरिका की तरह कर देना कि सब रख सकता है, देख लो रोज चलते वलते जो है अगल बगल 2-4 को टपका मिलेगा, है कि नहीं। 2 बच्चों में आपसे मतभेद हुआ, अरे तूने ऐसे कैसे, अरे हमको आंख दिखा दे, ये ले, अब दिखा आंख, है कि नहीं, तो भाई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो आर्म्स वगैरह पे से कभी भी जो है लाइसेंस खत्म नहीं कर सकता, है कि नहीं, मजबूरी भी है। देख लो ना पाकिस्तान वगैरह में नहीं है तो क्या टेंशन है, गली कुची में जो मिनिमम मिलता है तो 47 से काम चलता है, लेकिन अपने यहाँ पर 47 मिल जाए तो जेल जाओ, छोटा सा कारतूस मिल जाए तो जेल जाओ, है कि नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि हम रख नहीं सकते तो अपने बेटे का नाम ही रख दिया हमने कारतूस। हाँ उसका नाम कार्तिक है लेकिन मैं अब उसको कारतूस बोलता हूँ, है बदमाश, तो रख दिया, इसी बहाने लोग समझेगा ना, कहीं भी भीड़ भाड़ में लग रहा है कारतूस है, कहाँ है कारतूस। चल, तो आर्म्स और एम्यूनिशन में से कभी भी हटाएगा नहीं। एटॉमिक सब्सटेंसेज, एटॉमिक एनर्जी पे से हटा सकता है क्या बेटा? नहीं, मार दे परमाणु बम देखल जाए, नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद बेटा नारकोटिक ड्रग्स, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा केमिकल, नशीली पदार्थ जो होती है उन सब के लिए लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो बिहारी की तरह जो बोरा भर के गांजा बेच लेगा, है कि नहीं, तो लाइसेंस जरूरी है या नहीं है भाई। अल्कोहलिक, किसी को भी ठेका मिल जाएगा क्या? नहीं, न्यू पॉलिसी आई थी, हट गई या नहीं हट गई? दिल्ली में आओ, रात भर सेवा मिलेगा, जब मन हो तब खरीदो, जितना मन हो उतना खरीदो, और साथ ही बाय 1 गेट 1 फ्री, महिलाओं के लिए 30% एडिशनल डिस्काउंट। जो नया पॉलिसी आया था ये, जिसमें केजरीवाल जी जेल गए थे शराब वाले में, शराब घोटाला में, उसमें मेन कहानी तो यही थी, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री। बताओ, जो खाने पीने की चीजें उसमें नहीं देगा, लेकिन अल्कोहलिक आइटम्स में बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, महिलाओं के लिए 30% एडिशनल डिस्काउंट, क्योंकि भाई जेंट्स पीता है, महिलाएं लड़ती झगड़ती हैं कि क्यों पी रहे हो, तो अब महिलाएं पिएंगी, मस्त रहेंगी, इक्वल पार्टनर। अब उसके बाद जेंट्स बोलेगा देख रही है तेरे जाने से फायदा होगा, 30% बचत, तू जाना मुझे कहाँ भेज रही, हम बैठते तुम लेके आओ, दोनों पार्टनर पार्टनर, है कि नहीं। तो भाई इन सब के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी या नहीं होगी, ठीक है। और पांचवा, सिगरेट्स एंड सिगार्स। सिगार होता है बेटा वो सिगरेट की तरह, वो एकदम मोटू वाला, हाँ बड़ी मार के आएगी रे, नहीं यहाँ तो ब्रेक में सिगरेट ही मिलता होगा, सिगार तो नहीं मिलता है। तो ये 5 ऐसे नाम हैं जिस पर अभी भी लाइसेंस राज है, बाकी सब में से लाइसेंस क्या कर दिया गया है बेटा, खत्म कर दिया। तो यही बोलना है कि शुरू में 18 इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी सब में से लाइसेंस हटा दिया गया था, जो धीरे धीरे रिड्यूस होते होते अब कहां तक पहुंच गया है, 5 तक। ओके, ये तो हमारा पहला पार्ट था बेटा कि लाइसेंस राज की समाप्ति, लिख लिया सबने। सेकंड लिखो बेटवा,
public sector was limited to 8 sectors only. Subsequently only 2. फिर से इस 2 को भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को कहां पर लिमिट कर दिया गया था बेटा? 8 सेक्टर में। अब घट के कहां पर आ गया? सिर्फ रेलवे और एटॉमिक एनर्जी जो है ये रह गया है पब्लिक, बाकी सब में से ये चीजें खत्म हो चुकी है। तो नाम लिख ले बेटा। पहला कौन सा? ओनली 2 में पहला कौन? रेलवेज। दूसरा कौन? एटॉमिक एनर्जी। पहला कौन सा हो गया? रेलवे। और दूसरा कौन सा हो गया? एटॉमिक एनर्जी। तो अगर नाम भी पूछेगा तो लिख सकते हो ना, तो इसलिए ये अपना एक बार रिपीट कर लेना। चलिए जरा थर्ड की बात करें। बेटा याद करो पिछली क्लास में एक नाम लिया था हमने, MRTP एक्ट। मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो बना था लॉ, उसको MRTP एक्ट बोले थे ना। मैंने बताया था ना, बाद में यही 2002 में खत्म होकर के इसकी जगह पे CCI आ गया था, और 2007 में फिर CCI को अमेंड किया गया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो एक मूवी है साउथ में, सोरारी पुत्तई। ठीक है, सोरारी पुत्तई मूवी का नाम है साउथ का। और अगर हिंदी में देखना चाहते तो उड़ान नाम से मूवी आई थी। ठीक है, और अगर उससे भी अपडेटेड मूवी देखना है तो अक्षय कुमार की एक मूवी आ रही है। क्या? कौन सी मूवी अभी आने वाली है अक्षय कुमार? आ गई? मैं आउटडेटेड हूं? स्काई से रिलेटेड? स्काई फोर्स? तो वही मूवी है। ठीक है, तो हम ओरिजिनल में विश्वास करने वाले हैं, तो सोरारी पुत्तई देखिएगा। ठीक है, और हिंदी वर्जन उसका उड़ान नाम से देखिएगा, मस्त मूवी है। किंग फिशर और डेक्कन एयरवेज की कहानी है उसमें। देख चुके हैं ना? हाँ, तो देख चुके हैं ना? अच्छी मूवी ने। 1 रुपए में 10 लाख लोगों को ट्रेवल करवाया था। प्लेन का मजा लीजिए सिर्फ 1 लाख। हाँ, तो मैं क्या हो, मैंने डेक्कन एयरवेज बोला तो आपको याद होगा एक IPL की टीम थी डेक्कन चार्जेज, वो उसी कंपनी की थी। तो उसको खरीदा गया मालिया के द्वारा। डेक्कन साफ, मालिया साफ, दोनों साफ। ठीक है, चल तो लिखिएगा बेटवा। MRTP एक्ट was restructured. MRTP एक्ट was restructured. उसको क्या किया गया बेटा? उसका पुनर्संरचना किया गया। उसमें मतलब फिर से कोई ना कोई बदलाव करी गई। ठीक है, तो क्या तो कहता है रिस्ट्रिक्शन इन concentration of economic power in few hands। ठीक है, कि कुछ लोगों के हाथ में जो कंट्रोल चला जाएगा उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का मतलब क्या हो गया? एक का अधिकार ना बेटा। प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। भाई जो रिस्ट्रिक्टिव है उस तरीके का कोई भी काम
नहीं चलेगा। ओके, बोलिए। या या। फोर्थ, many goods produced by a small scale industries were de-reserved. Many goods produced by small scale industries were de-reserved. भाई स्मॉल स्केल को भी तो बढ़ावा देना है ना भाई। दिस पॉलिसी ended the this policy ended the public sector monopoly in many sector। कि भाई अगर प्राइवेट कंपनी आएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आएगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएगा, तो जो पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली है वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, खत्म होगा ही नहीं होगा, कम होगा ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट was also liberalized। Foreign investment was also liberalized। इसमें क्या कर दिया गया बेटा, एफडीआई अप टू 51%। ठीक है, हाँ रे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, external trade was also liberalized। external trade was also liberalized। एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो गया बेटा, उसको liberalize। और ये तो हम लोगों ने टैरिफ में देखा ही है, एक्सपोर्ट करने की आज़ादी मिल रही है नहीं मिल रही बेटा, रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है ये नहीं किया जा रहा है। एंड लास्ट वन इज रूपी वाज डिवैल्यूड बाय कितना परसेंट, वो तो शुरुआत में, उसके बाद फिर 18% अगेंस्ट डॉलर। वाह, तो पहले 30% से डिवैल्यूड हुआ ही था, फिर कितना परसेंट डिवैल्यूड हुआ बेटा, 18% से। हो गया बेटा, तुम क्लास घुसते हो, सभी बच्चे तुमको बोलते गुड मॉर्निंग गौरव, ठीक है, उसमें तुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, या जैसे ही कुछ हुआ तब तक बोल रहे आ गया पगला। खुशी किस में होगी बेटा, जब सभी उठ के बोले गुड मॉर्निंग। तो डिवैल्यू का मतलब होता है बेटा औकात गिराना, तो फायदा कहाँ हुआ, नुकसान है ना। ठीक है, जितना डिवैल्यूड होगा उतना औकात गिरेगा, इसीलिए बोले थे चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 में आना चाहिए था, मार दिया था एब्सेंट एक्सचेंज रेट वाले में। उसमें बताया था ना एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ मनी।
जानबूझ के क्यों रहेगा? हमें उस जगह पे बने रहना है। जैसे मान लो तुम कोई सामान बेच रहे हो, तुमने बोला 50 रुपए 50 रुपए, कोई खरीदारी नहीं है, बोलते ना भाई यार 40 में ही ले ले, तो अपनी औकात गिरा रही है, खुशी की बात थोड़ी ना है। ठीक है ना? जानबूझ के कोई नहीं करता, मजबूरी हो जाती है। अगर हमको मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। जैसे पहले होता था ना कि कोई बच्चा कुछ बोलता था, चल निकल निकल, दिमाग ना खराब कर, होता था, हम लोग भी करते थे। लेकिन अब देखो कितने प्यार से, थके हुए भी रहते फिर भी मुस्कुराते हैं। बोलो, जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लास में मेरी जगह पे अकाउंट्स वाले सर ने क्लास ली थी, क्योंकि मेरा ये सर्वाइकल वाला बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मैं चुपचाप वहां बैठा हुआ था, दीदी ने एक मैसेज किया ब्लेम मारते हुए, आप तो रिसेप्शन पे थे नहीं, डॉट्स पूछने के लिए। मैंने फिर रिप्लाई किया, दीदी रिसेप्शन पे ही मिलूंगा, नहीं बोला था। फिर दीदी गई, मैंने मुस्कुराते हुए बताया, फिर जाने के बाद अभी भी आपने देखा होगा बीच में मैंने ऐसे ऐसे किया हुआ था कि वो पेन होता, झुकता हूं तो दर्द होता है, तो क्या करें, मजबूरी है, तभी वैल्यू देते। लेकिन अगर यहीं पे 1000 बच्चे रहते था, कोई बोलता सर, अरे चुप, नहीं, दिमाग है, बीच में मत बोला करो, बोल दिया ना एक बार, होता है ना भाई। तो सब वक्त वक्त की बातें होती हैं, सब वक्त वक्त की बातें होती नहीं, ऐसा नेचर नहीं है हमारा, वो अलग बात है। बट डांटने में मजा आता है, क्योंकि फिर वो दिल की खुशी निकलती कि ऐसे ही स्कूलों में हमें भी डांटा जाता था, बदला कहाँ वसूलो। टीचिंग लाइन में मेन आने का कारण ही वही था। मैंने अपने पूरे स्कूल लाइफ में एक ही बार पिटाई खाई है, और ऐसी पिटाई खाई जैसे धोबी कपड़ा नहीं धोता बेटा, टीचर उठाता था मुझे पटक देता था, फिर मैं खड़ा होके एक गाली, फिर वो मुझे पटकता था, फिर मैं खड़ा होके एक गाली। अरे दिल खोल के आधे घंटे तक लगभग कुटा हूं मैं उस दिन। लेकिन हाँ, वो टीचर की आखिरी क्लास थी स्कूल में, क्योंकि हुआ क्या था कि मुझे मुझे फीवर लगा हुआ था, तो मैं स्कूल गया नहीं था। और उस टाइम में थोड़े नहीं इतना मोबाइल या होमवर्क वगैरह का कोई तो ऐसा साधन होता नहीं। अगले दिन क्लास में गया तो होमवर्क था नहीं कंप्लीट, तो उन्होंने बुलाया और गाल के नीचे एक रसीद दिया। मैंने जबकि बताया था कि सर फीवर था इसलिए नहीं आए थे, तो मेरे मुंह से गाली निकल गया, तो मारा काहे बे। अब बिहारियों के मुंह में थोड़ा सा रहता है वो तो, और खास करके हम लोगों की तरफ ज्यादा चलते हैं। तो जैसे उन्होंने मारा ना, मेरे मुंह से गाली निकल गया, मारा काहे बे। क्या बोला? नहीं सर कुछ नहीं बोला, क्या बोला रे आप। फिर वो मारते रहे, मैं भजन सुनाता रहा। फिर मेरी बहन भागे भागी गई मम्मी के पास, मम्मी भाई को मार रहे हैं सर। फिर मम्मी दौड़ते हुए, कौन मारा रे मेरे बच्चे, ऐसे मारा जाता है। अच्छा, क्या हुआ? नहीं, उसमें मम्मी की गलती थी, मम्मी ने स्कूल में बोला हुआ था कि शकल छोड़ देना बाकी तोड़ देना। ऐसा कोई पेरेंट्स बोल देगा तो टीचर का तो वो और ना भावनाओं में बह जाता है कि तोड़ने का अधिकार है। तो मैंने पूछा भी था मम्मी से कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि शकल छोड़ देना बाकी, बोला एक तो कलवा तो है, ऐसे ये नहीं तेरी शादी होनी, कट फट जाएगा तो और नहीं होनी, तो इसलिए शकल छोड़ के बाकी। देखो तो कितना गोरा है यार, दाग धब्बे भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा वो तो हमने इसलिए लगाया नजर ना लगे। लेकिन हम लोग कहाँ बोले बेटा, साक्षात कोयला है कि नहीं। चल, अब मुर्गा बन सकते हैं। तो रुपी वाज डिवेल्यूड बाय 18% अगेंस्ट डॉलर, कि डॉलर के मुकाबले जो है, डॉलर के मुकाबले इस रुपीज की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 18% से और कम हो गई। ये कौन सा था, फोर्थ पोर्शन था ना। चलिए फिफ्थ लिखिए बेटा, चौथे का पांचवा पार्ट। लिखिएगा ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स।
ये तो आपने टैरिफ वगैरह में बहुत सारा अच्छे से पढ़ ही लिया था। चलो कुछ ओवरव्यू थोड़ा सा देख देते हैं यहाँ पर। कहता है डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव restriction on imports and exports। भाई जो भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे क्वांटिटी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है, हटाना, खत्म करना। फोकसिंग ऑन ए more outward oriented regime with phased reduction and simplification of tariff, focusing on a more outward oriented regime with phased reduction on simplification of tariff। कि टुकड़ों में धीरे धीरे उसको क्या करना, कम करना। कि भाई जो टैरिफ वगैरह है उसको क्या करना, टुकड़ों में धीरे धीरे क्या करना, कम करना। उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, मजा फिर भी नहीं आएगा ना बेटा। लिखिए नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ licensing procedures for imports। imports के लिए जो लाइसेंसिंग था उसको क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। In 1991 the Indian government devalued rupee by around 18%। In 1992 the government decided to establish a dual exchange rate regime। यूनिट 4 में आपने पढ़ा था फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लोटिंग, फिक्स्ड और फ्लोटिंग नाम से दो लिखवाया था ना बेटा, यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पे खाली नाम लिख लो क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा होगा वो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम का मतलब होता है बेटा मेथड, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ओके। कहता है 1993 onwards 1993 onwards India adopted managed floating exchange rate regimes। 1993 के बाद कौन सा चल रहा है बेटा,
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड। ठीक है, तो मेथड का इकोनॉमिक नाम क्या होता है बेटा? रिजाइम्स, REGIMES। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिफॉर्म्स हुए हैं, जो हमने अभी तक जो देखा है, तो इसके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो उसका एक समरी लिख लेते हैं। तो समरी को ना इकोनॉमिक नाम दिया जाता है करक्स, CRUX। कोरेक्स नहीं बेटा, हाँ वो बिहार वाले लोग ज्यादा लेते हैं। क्रक्स, क्रक्स का मतलब होता है समरी। तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग बेटा, क्रक्स ऑफ ऑल रिफॉर्म्स अर्थात समरी। कहता है इंडिया हैज प्रोग्रेसिवली moved towards market oriented इकोनॉमी। इंडिया जो है तेजी से किधर बढ़ता जा रहा है बेटा? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है भाई, स्वाभाविक सी बात है, एफडीआई अलाउड हुआ है तो इन्वेस्टमेंट बाहर ही कर रहा है ना। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से तो आ नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा? अब ईज ऑफ ट्रेड, व्यापार को सहूलियत प्रदान किया गया ही नहीं। ईज का मतलब होता है बेटा आसान बनाना। ईज का मतलब क्या होता है? EASE, इजी नहीं लिखा हुआ है, EASE इकोनॉमिक वर्ड है। ईज का मतलब क्या होता है? आसान बनाना, सहूलियत प्रदान करना। ठीक है, तो व्यापार को क्या कह दिया गया बेटा? आसान बनाने की कोशिश करी गई। अब अगर 50 तरीके का रिस्ट्रिक्शन होगा तो बिजनेस करना भी तो उतना ही कठिन होगा, ये नहीं कठिन होगा। ओके, तो ईज ऑफ ट्रेड। फिर है बेटा रोबस्ट डिमांड फॉर आईटी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड आप लोगों को अगर लिखना होगा तो ब्रैकेट में लिख लेना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल सर्विसेज हैज kept the services trade surplus high। भाई अब देख रहे हो ना कि जितना ज्यादा आईटी सेक्टर इंप्रूव होगा उतना ज्यादा बेनिफिट है या नहीं है? आज आप लोग देखो पेमेंट वगैरह जेब में लेकर के घूमने की जरूरत ही नहीं होती है कि नहीं, एकदम मारो स्कैन खट। अब जैसे इस बीच में ना बताया था कि बैंक वाला मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बाद ना कहीं भी गूगल पे या फोन पे से करो तो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैंने गुस्से से सबको अनइंस्टॉल कर दिया, जा टेंशन है खत्म। अब पेमेंट करना होगा तो सीधा बैंकिंग के साइट पे जाकर के वहां से स्कैन करके डालेंगे, नहीं तो करना ही नहीं है, ना खर्चा होगा ना टेंशन होगा।
ना जेब में लेके घूमो ना ऑनलाइन लेके घूमो, फिर तो बचत ही बचत। लेकिन बेटा ये जितनी सहूलियत हुई है उसका फायदा है ना, नुकसान है तो फायदा भी है। नुकसान ये है कि जब से ये नई नई टेक्नोलॉजी आई है सेविंग नाम की कंसेप्ट खत्म हो गए। पहले क्या होता था, जेब में पैसा नहीं है, अरे यार पैसा नहीं है, छोड़ अब नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब पैसा नहीं है तो क्या, उससे भी ईएमआई पे लाओ जरा। होता या नहीं होता? तो वो दिक्कतें भी हमारी आ रही है यहाँ पर, उसकी भी बात करते हैं, तो वो भी देखना है हमें। चल, क्या हुआ? बवंडर, तेजी से बढ़ना, कोरोना का विस्फोट, ठीक है ना। तो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसको कहते हैं रोबस्ट, ठीक है। चल, नेक्स्ट, poverty has reduced substantially। धीरे धीरे हमारी गरीबी क्या होती रे बेटा, कम हो रही है नहीं हो रही है? reforms lead to increased competition। भाई जितना ज्यादा रिफॉर्म्स होगा कंपटीशन उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होगा, तेजी से इंप्रूव करेगा ही नहीं करेगा? अरे किसको? अच्छा ऊपर का रह गया, नहीं तो बोल ना रहे ले, और इसका मतलब लिख भी नहीं किया कि। तो इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और क्या हुआ बेटा, इंप्रूव हुआ है। लिख ले यहां तक, पहले यहां तक टेप लो फिर आगे बढ़ेंगे। खुशी दीदी बहुत हंसी आ रही है, देख रहा है? अरे वाह, हो गया, बोलो बोलो। ये चल, अब देखो बेटा, इतनी ज्यादा बदलाव करी गई, फायदा क्या हुआ, जबकि अभी भी फिस्कल डेफिसिट क्या है, हाई है। आपको याद है ना पिछली क्लास में लिखवाया था कि आरबीआई के साथ जो है एकदम एग्रीमेंट किया गया कि धीरे धीरे जो है इसको क्या किया जाएगा, नील किया जाएगा। नील की तो बात छोड़ो, और ज्यादा क्या है, तो लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, however the fiscal deficit
ऑफ द कंट्री fiscal deficit of the country remains high. Okay, बोलो कैसे हंसती है। अच्छा, मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि हंसी आए। बताओ, मेरे बोलने से भी हंसी आ रही है। कहाँ है रे बादल, बरस जा। हो गया, पर मजा तो फिर भी ना आवेगा। इसमें कितने बच्चों ने डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ा है? डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ा है इस बार? आज वही शुरू करूंगा, ठीक है? आराम से पूरा पढ़ाएंगे पहले। हाँ, तो एक ही दिन में अप्रैल में कोर्स खत्म होगा वहां पे यूट्यूब पे। आज पढ़ेगा एक दिन में। तो टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना, 4 घंटा 40 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो, पूरा डिमांड एंड सप्लाई। चलो, हो गया यहां तक। अब सबसे मस्त टॉपिक चल रहा है जिससे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। अब जो टॉपिक देखेंगे ना, वो ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन कतई पूछ नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट बनेगा ही नहीं। तो बस एक चित्र बना के टॉपिक को खत्म कर देंगे। आओ, चित्र नहीं बेटा, वो सोचना कि जो ईसीजी कर रहे हैं। चलो देखो इधर, अब कौन सा पांचवा पॉइंट आएगा ना हमारा? 10.4 देखा था ना भी, चौथा पॉइंट, तो पांचवा देखना पड़ेगा ना अब हमें। चलिए, वो तो फोर्थ के अंदर ना पांचवा पॉइंट करवाया था, अब नया ही बात कर रहा हूं, पांचवा पॉइंट। जीडीपी ग्रोथ रेट्स पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स। नाइन्टी वन रिफॉर्म्स के बाद एक नया टॉपिक आया था ना, पोस्ट रिफॉर्म्स। तो वो नहीं लिखेंगे कि भाई 1991 के बाद कुछ ना कुछ तो ग्रोथ पर प्रभाव पड़ा होगा ना, तो वो ग्रोथ कैसा रहा, नहीं रहा। तो बेटा एक वो बताओ, रहा तो हमेशा पॉजिटिव, लेकिन कोरोना काल में नेगेटिव भी गया था ही नहीं। तो उन्हीं चीजों को यहां पर इंडिकेट करना है। ये ले लिया हमने इस तरीके से, इस तरीके से हमने ये ग्राफ ले लिया। ये हमारा शो करेगा बेटा ईयर्स को। किसको शो करेगा? अब 91 से देख रहे हैं तो 1991 से शुरू करेंगे हम लोग, है कि नहीं? और डॉट 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 2024 तक की बात कर लेते हैं, है ना? तो क्या होगा बेटा, ग्रोथ जो है, अब जब हम 91 से बात कर रहे, धीरे 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 बढ़ेगा, कमेगा, फलाना ढिमका चेंज होता रहेगा, ही नहीं हो रहेगा। अब 2020 में नेगेटिव गया था ना, तो नीचे ले आया। अब एक्चुअल ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, ऐसे बना दे कि भाई बढ़ता घटता रहेगा। बीच में 2020 में क्या हो गया था बेटा, ये ले लेता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 2020। 2020 में नेगेटिव गया और फिर उसके बाद पॉजिटिव शुरू हो गया, ये नहीं हो गया। तो वो चीजें हमने यहां पर क्या करी है, इंडिकेट कर दी है। अच्छा ग्राफ बनाओ। पढ़ना है कि ग्राफ बनाना है? दोनों काम करना है बेटा।
ये जो बीच में जीरो आ गया ना, जीरो मत करना बेटा। हो गया, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। क्या हुआ? अब जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको मैं पढ़ा भी देता हूं, साथ ही साथ एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक से उसके वेबसाइट पे जाके उसके की ऑब्जेक्टिव्स को एक बार पढ़ लेना। क्योंकि देखो, सारे की ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि अपने बुक में ही ना दे रखा है। तो एक बार ओवरव्यू लेने के लिए नीति आयोग के वेबसाइट पे जाके वहां से उसके की ऑब्जेक्टिव्स को एक बार रीड खाली कर लेना, ऐसे सरसरी निगाहों से। तो मतलब समझ ही गए होंगे कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाने वाले हैं। छठा तो वही लिखा था ना हमने, छठा टर्म्स कौन सा लिखा था? इसका मतलब लग रहा है चैप्टर भी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, कौन सा दिक्कत है। छठा पॉइंट होगा ना बेटा, NITI आयोग। बेटा एक वो बताओ, सबसे पहले हर एक चीज को देखने के लिए कौन काम कर रहा था? पीसी, प्लानिंग कमीशन। नहीं बताया था पिछली क्लास में? सारा काम कौन कर रहा था? लेकिन मोदी जी के आने के बाद बोला गया कि एक वो बताओ, 50 लोग यहां पे मान लो बैठे हुए हैं, अब हर एक से डाटा कलेक्ट करके फिर कोई डिसीजन मेकिंग करना ज्यादा टफ काम नहीं होगा, है ना? तो क्यों ना एक ऐसा हो कि हम इस क्लास का मॉनिटर ही बना दे कि कोई भी चीज हमें इस क्लास से रिलेटेड बात करनी होगी तो डायरेक्ट उससे पूछ ले। वो क्लास मॉनिटर ही है हमारा नीति आयोग। नहीं, इस क्लास में क्लास मॉनिटर बनने लायक कौन है? देखो, हाथ उठाना ऐसा कोई भी बच्चा जो आज तक इस क्लास में एब्सेंट ना हुआ हो। हाँ, पप्पू ने जिस दिन से ज्वाइन किया है लेट नहीं, एब्सेंट नहीं हुआ। एक दिन लेट हुआ था, पर सेकंड क्लास में आया जरूर था, बस छुट्टी हो गई थी, बारिश जिस दिन हुई थी। अब देख लो, मॉनिटर बनने लायक हो गई। पप्पू भाई साहब, आज से इस क्लास का मॉनिटर तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तुम भी क्लास में बोल देना कि ये सर ने बोला है। ऐसा नहीं कि अपने मन से बोल देना आज सर ने ये बोला है। और जब मैं आऊं तब बच्चे बोले, मैं बोला कब? सर मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि हमारी बातों का वेटेज है या नहीं है। तो फिर बेटा सुपर मॉनिटर भी कोई है। चलिए, तो अगर हम लोग नीति आयोग की बात करें, किसकी बात करें बेटा? तो चलिए जरा थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आराम से पढ़ाऊंगा। ऐसे हर बारी हमें कोई है नहीं, है कि नहीं? आज नहीं होगा, कल टॉपिक खत्म होगा और क्या होगा। तो लिखेगा, हाँ लिंक में जरूर ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आज ही उसको पढ़ लेना, ताकि कल मैं जब समझाऊं तो समझ में आ जाए। कहता है, ऑन 1 जनवरी 2015 the apex policy making body, namely planning commission,
was replaced by नीति आयोग। अब नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या? आयोग तो समझ में चलो आ गया, ठीक है। हमने आयोग पूरा इसलिए लिखा था क्योंकि नीतिया लिखना ठीक नहीं लग रहा था। ए नीतिया नहीं ना, अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए नीति आयोग लिखा था। तो आयोग तो ए का मतलब आयोग हो गया, अब नीति का मतलब क्या? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, फुल स्टॉप। नीति आयोग is also known as think tank of the government, think tank of the, स्टार लगा लेना बेटवा इस पर, कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कौन सा आयोग जो है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, तो क्या होगा आंसर? नीति आयोग। या नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, या गवर्नमेंट के किस बॉडी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट के नाम से। तो याद रखोगे ना, तो स्टार लगा लेना उसमें। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैंने तो इसके लिए बोला था कि लिंक भेजूंगा तभी तो की ऑब्जेक्टिव्स देख पाओगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि एक बार पहले तुम लोग पढ़ लो, उसके बाद उसको डिटेल्स में पढ़ाए तो ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं। तो मैं पहले उसका लिंक आज भेज देता हूं, आज एक बार आप उसको देख लो। मैं देखता हूं एक बार, नीति आयोग, मैं डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्टिव्स वाला लिंक भेजता हूं ताकि आप लोग देख सको। चक्कर काट रहा है अभी, 2 मिनट और। देखो जो मैं वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूं उस पर लेफ्ट साइड में ना 3 लाइन खींचे हुए, उस पर क्लिक करना। उसमें जब जाओगे तो उसके बाद 1 2 3 चौथे नंबर पर की इनिशिएटिव नाम से है, ठीक है। उस की इनिशिएटिव्स को एक बार जो है देख लेना, और फिर अगली क्लास में हम उसको क्या करेंगे बेटा, मैंने भेज दिया है बट चक्कर काट रहा है। आ गया? यहां तो मुझे सेंड दिखा ही नहीं रहा। आ गया है? हाँ आ गया, आ गया। तो उस वेबसाइट पे चले जाना, लेफ्ट साइड में 3 लाइन होगा, उस पर क्लिक करना। चौथा पॉइंट की इनिशिएटिव करके दे रखा होगा, उसको क्लिक करके एक बार खाली रीड कर लेना। फिर मैं अगली क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव्स और वगैरह लिखवाता हूं मैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। कल मेरी क्लास जो है 3:30 बजे से है, कल 3:30 से होगी ना, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद शाम में 7:30 बजे यूट्यूब लाइव पर, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, ठीक है बेटवा।